डियर स्टूडेंट्स, हमने हमारी जो इससे पहले की कक्षा थी उसमें लोक सेवाओं के संबंध में अध्ययन किया था कि लोक सेवाओं की आवश्यकता क्या है, लोक सेवाओं की ज़रूरत क्यों है, खासकर अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में कि अखिल भारतीय सेवाएं हमें किस लिए चाहिए। तो आज उसी कड़ी में हम देखते हैं कि अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उनका इतिहास क्या है। उसको हम बहुत ब्रीफ में देखेंगे, बहुत संक्षेप में देखेंगे कि अखिल भारतीय सेवाओं का इतिहास क्या रहा है भारत में। तो भारत में जो अखिल भारतीय सेवाओं का इतिहास का अध्ययन है, हम उनको एक समझने के लिए हम कुछ एक स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कुछ एक चरणों में बांट लेते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो पहला चरण है जैसे 1853 से 1919, दूसरे चरण के तहत हम 1919 से 1947, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज तक को हम तीसरा चरण मान सकते हैं। तो हम बहुत संक्षेप में देखते हैं पहले चरण के संबंध में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में ही भारत में जो सिविल सेवा थी उसकी स्थापना हुई। सिविल सेवा भी इसी को बोलते हैं, जो लोक सेवाएं होती हैं उन्हीं सिविल सेवाएं भी कहा जाता है। पहले इसका क्या नाम सिविल सर्विसेज ही बोला जाता था इनको। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारतीय सिविल सेवा की स्थापना हुई, तभी से भारत में सेवा का एक अखिल भारतीय काडर विद्यमान रहा है। धीरे धीरे अखिल भारतीय संवर्गों की केंद्र सरकार के प्राय सभी विभागों में स्थापना हुई। इस प्रकार अखिल भारतीय सेवाओं का विकास एक समय या एक साथ नहीं हुआ। सबसे पुरानी जो इंडियन सिविल सर्विस थी वो 1854 में स्थापित हुई और सबसे अंत में भारतीय कृषि सेवा 1906 में गठित की गई। तो हम यहाँ सिविल सेवाओं के संबंध में देख रहे हैं, नहीं कि अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में कि, लेकिन अखिल भारतीय सेवाएं भी सिविल सेवाओं से ही निकली है। तो सबसे पहले कौन सी सेवा बनी थी 1854 में? इंडियन सिविल सर्विस। और सबसे लास्ट में बनी है, पहले चरण की बात कर रहे हैं हम, सबसे अंत में बनी है भारतीय कृषि सेवा 1906 में। इस प्रकार 1919 के जो भारतीय शासन आया था उस समय करीब 8 प्रकार की सेवाएं थी, जैसे इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, इंडियन एजुकेशन सर्विस, इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस, इंडियन वेटेरिनरी सर्विस, इंडियन मेडिकल सर्विस। तो ये सेवाएं भारत में जो ब्यूरोक्रेसी थी, जिसे नौकरशाही भी कहा जाता है, उसकी सर्वोच्च सीढ़ी थी सोपान की। भारत में अंग्रेजी सरकार अपनी शक्ति के लिए प्रधानतः अपने लोक सेवकों पर ही निर्भर करती थी, अतः उसने उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं और विशेषाधिकार भी प्रदान किए। क्योंकि वो इनके ऊपर निर्भर रहती थी अतः सुविधाएं देना आवश्यक था। 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद कंपनी के शासन का अंत हो गया और शासन सम्राट के हाथों में आ गया। साथ ही वे भारत सचिव, जो इंडियन सेक्रेटरी होता था, भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी हो गए। तो लोक सेवाओं को सुव्यवस्थित बनाने हेतु 1886 से 1923 के बीच में आयोग स्थापित किए गए। इन्हें शाही आयोग भी कहा जाता है। शाही आयोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्रिटिश क्राउन के द्वारा स्थापित किए गए थे। तो 1886 से 1923 के बीच में 3 शाही आयोग स्थापित किए गए। उन्हें प्रमुख कार्य ये सौंपा गया कि वे लोक सेवाओं की सुव्यवस्था और शासन के संचालन हेतु उचित सलाह दें। लोक सेवाओं की सुव्यवस्था और शासन के संचालन हेतु उचित या समुचित सलाह दें। 1887 में एटकिंसन आयोग के अनुशंसा पर भारत में सरकारी सेवाओं को 3 सेवाओं में बांटा गया। 1887 में पहली थी इंपीरियल सर्विसेज, दूसरी थी प्रोविंशियल सर्विसेज जिन्हें आजकल पीसीएस भी कहते हैं, और तीसरी थी सबऑर्डिनेट सर्विसेज जैसे आरटीएस वगैरह होती है। इस्लिंगटन आयोग 1914 ने भारत सरकार में इंपीरियल सेवाओं के अंतर्गत केंद्रीय सेवी वर्ग प्रथम तथा द्वितीय की स्थापना की अनुशंसा की, रिकमेंडेशन की। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम एक वो पहला दस्तावेज है जिसने लोक सेवाओं को सुव्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया। वे सेवाएं और विभाग जो भारत के सर्वोच्च शासन के प्रत्यक्ष तथा स्थायी नियंत्रण में थे उन्हें केंद्रीय सेवाओं का नाम दिया गया। इन सेवाओं में मुख्यतः रेलवे, कर, चुंगी, डाक, तार विभाग तकनीकी दृष्टि से इंपीरियल सेवाओं में सम्मिलित नहीं थे। इंपीरियल सेवाओं का भारतीय सेवाओं के रूप में जो नामकरण किया गया, इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एजुकेशन सर्विस,
इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस, इंडियन मेडिकल सर्विस, इंडियन वेटरनरी सर्विस। और इनके अलावा तीसरे प्रकार की जो सेवा थी, जो कि हमने पहले देखा, वो प्रांतीय सेवा थी, प्रोविंशियल सर्विस। अखिल भारतीय सेवाओं पर गवर्नर जनरल का कंट्रोल नहीं था और वे डायरेक्ट किसके अधीन थी? भारत सचिव और उसकी परिषद के अधीन थी। तो किसी भी अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी को परिषद भारत सचिव के अलावा अन्य कोई भी अधिकारी सेवा से पद मुक्त नहीं कर सकता था। उसके वेतन, सेवानिवृत्ति, पेंशन आदि किसी भी भारतीय विधानमंडल में उन पर चर्चा भी नहीं हो सकती थी। उनमें चर्चा भी, कहने का अभिप्राय है कि इनको बहुत ही पावरफुल बना रखा था। ये सेवाएं अपने विशेषाधिकारों से सुरक्षित थी तथा लोकमत के प्रति उत्तरदायी भी नहीं थी। लोकमत का अर्थ है जनता के प्रति। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसके अंतर्गत प्रदत्त आंशिक उत्तरदायी शासन के अनुरूप ये सेवाएं अपने आप को बदल नहीं सकी। 1919 में हमारी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन आया था। 1919 में हमने आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई थी। सीमित रूप से निर्वाचन प्रणाली की भी शुरुआत हुई, तो आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। लेकिन ये सेवाएं उसके अनुरूप स्वयं को नहीं बदल सकी। प्रांतीय तथा केंद्रीय विधानसभाओं में इन सेवाओं के सदस्यों की आलोचना की गई। इन सेवाओं के भारतीयकरण की मांग बढ़ी और इस मांग को टालना संभव भी नहीं था, क्योंकि ये समय के अनुसार एक उचित मांग थी। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा चरण। तो दूसरा चरण है 1919 से 1947। 1923 में भारत में उच्च लोक सेवा विषयक स्थायी आयोग की नियुक्ति लॉर्ड ली की अध्यक्षता में की गई। इसे ली कमीशन के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि ली कमीशन क्या था, या आपको और भी कई जगह मिल सकता है। ली आयोग कब का था? 1923 का। और इसने अपना रिपोर्ट कब दी? 1924 में। तो आयोग ने कुछ अखिल भारतीय सेवाओं के जो हस्तांतरित विषय थे, जैसे भारतीय शिक्षा सेवा, भारतीय कृषि सेवा, भारतीय पशु चिकित्सा सेवा तथा भारतीय अभियांत्रिकी सेवा की सड़क भवन निर्माण शाखाओं को समाप्त करने की भी सिफारिश की। लेकिन आयोग ने भारतीय सिविल सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय चिकित्सा सेवा और भारतीय अभियांत्रिकी सेवा की सिंचाई शाखा को कायम रखने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि ये सेवाएं तो बनी रहनी चाहिए। इन सेवाओं के संबंध में आयोग ने यह सिफारिश की कि धीरे धीरे इनका भारतीयकरण किया जाना चाहिए। लेकिन आयोग ने क्या कहा? धीरे धीरे किया जाना चाहिए, एक साथ नहीं करना, धीरे धीरे करना चाहिए। 1935 माफ़ कीजिएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उसके द्वारा इन सेवाओं में कुछ परिवर्तन किए गए। संयुक्त सचिव ने ICS, IPS और INC सिविल को चालू रखने की अनुशंसा की थी। 1935 के एक्ट में, जो 1935 का एक्ट था, तो 1935 के एक्ट की धारा 244 को शामिल किया गया। इस प्रकार 1947 में जब सत्ता का हस्तांतरण भारतीयों को किया गया, उस समय केवल 2 अखिल भारतीय सेवाएं बची थी। 2 अखिल भारतीय सेवाएं ICS और IPS में खुली भर्ती की व्यवस्था थी। ऐसे सभी सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण तथा सर्वोच्च श्रेणी की जो सुप्रसिद्ध सेवा थी, वो थी इंडियन सिविल सर्विस, जिसे सामान्यतः ICS कहा जाता था। ये सेवा बहुत ऊंचे पारिश्रमिक तथा व्यापक अधिकारों एवं विशेष सम्मान के कारण स्वर्ग जन्मा सेवा, हेवन बोर्न सर्विस के नाम से भी जानी जाती थी। ये भारत में ब्रिटिश सरकार के फौलादी ढांचे का आधार थी, कि भारत में जो ब्रिटिश शासन था वो इसी सेवा पर टिका हुआ था। इसी सेवा के जो अधिकारी थे, उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन को पल्लवित और पुष्पित किया था। अब हम देखते हैं कि कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि स्वर्ग जन्मा सेवा किसे कहा जाता है, तो भारतीय सिविल सेवा को कहा जाता था। या कौन सी सेवा थी जो ब्रिटिश सरकार के फौलादी ढांचे का आधार थी, तो वो भारतीय सिविल सेवा थी। अब थर्ड स्टेज है कि जो 1947 के बाद में हुआ, पुरानी सेवाओं को गारंटी देते समय भारत सरकार ने इस बात की आवश्यकता का पूर्वानुमान कर लिया था कि इन सेवाओं के स्थान पर ऐसी सेवा की स्थापना की जानी चाहिए जो भारतीयों द्वारा नियंत्रित हो तथा जिसमें केवल भारतीय अधिकारी ही हों। स्वतंत्रता के पूर्व अधिकतर ब्रिटिश पदाधिकारी सेवा से निवृत्त हो चुके थे और देश के विभाजन के कारण मुस्लिम पदाधिकारियों का बहुमत पाकिस्तान में चला गया। भारतीय सिविल सेवा के 600 सदस्य भारत छोड़कर भी चले गए थे और केवल 400 पदाधिकारी रह गए। भारतीय पुलिस सेवा में भी इसी प्रकार का भारी कमी हुई। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के निर्माण हेतु प्रांतीय सरकारों की सहमति अक्टूबर 1946 में प्राप्त कर ली।
खाली स्थानों पर भर्ती के विशेष प्रबंध किए गए। 1950 के जो नया संविधान था उसमें अखिल भारतीय सेवाओं के लिए विशिष्ट प्रावधान भी किए गए। अनुच्छेद 321(2) में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का उल्लेख किया गया और 1966 में एक नई अखिल भारतीय सेवा का सर्जन किया गया जिसका नाम था भारतीय वन सेवा। तो इस प्रकार वर्तमान भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। तो हमने भारत में जो सिविल सेवाएं थी उनके क्या क्या चरण थे विकास के, उसके बारे में हमने संक्षेप में अध्ययन किया। अखिल भारतीय सेवाओं का हमने इतिहास देखा। आप इसे ध्यान से पढ़ें, बार बार इसको सुनें और आपका कोई भी इस संबंध में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी मैं डालता हूं तो आप व्हाट्सएप पर भी इसको देख सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर भी आपके पास में है तो आप मुझसे फ़ोन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।